हेलो बच्चों। तो पिछली वीडियो में आपने देखा कि हमने पढ़ा था कि विभवमापी के अनुप्रयोग नंबर सेकंड, विभवमापी की सहायता से सेलों के विद्युत वाहकत्व की तुलना करना। और पहला अनुप्रयोग आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना हम पढ़ चुके हैं। बात करते हैं बच्चों इनके ऊपर कुछ क्वेश्चन की, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वीडियो है आज का भाई। इस चैप्टर में से इसके ऊपर क्वेश्चन आता है और कई तरह के क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं, तो ध्यान से पूरा वीडियो देखना। सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 12 की। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 12 यह है बच्चों पेज नंबर 133 पर। बुक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्वेश्चन बोल देता हूं, बुक हो तो उसमें देखना। क्वेश्चन क्या है कि विभवमापी के प्रयोग में कैपिटल ई विद्युत वाहकवल का एक सेल एल लंबाई पर संतुलित होता है। ये ऐसे कहना चाह रहा है कि आपने विभवमापी का कोई एक्सपेरिमेंट किया, उसमें एक सेल का विद्युत वाहकवल था ई, और जो उसके लिए संतुलन लंबाई मिली बच्चों वो कितनी मिली? एल। क्लियर है? अब क्या बोल रहा है कि दूसरा सेल जिसका विद्युत वाहकवल भी ई है पहले सेल के समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो नई संतुलन लंबाई क्या होगी? सुनना आप ध्यान से। कहना कुछ ऐसे चाह रहा है ये कि जो पहला सेल था उसका विद्युत वाहकवल में E1 मान लूं, वो तो है E। मतलब जो आप दो बार एक्सपेरिमेंट करवाया गया एक तरीके से, पहले वाली कंडीशन को 1 मान लेंगे, दूसरे वाले को 2 मान लेंगे। तो पहले जो सेल था उसका विद्युत वाहकवल कितना है? कैपिटल E, तो मैंने उसे E1 मान लिया। और जो पहले सेल की लंबाई आती है बैलेंसिंग लेंथ L1, वो है बच्चों कैपिटल L। क्लियर? दूसरी बार इसने क्या कहा है कि पहले मान लो कोई एक सेल इस तरह रहा होगा, उसका विद्युत वाहकवल E है। अब बोल रहा है कि बच्चों अब की बार जो दोबारा एक्सपेरिमेंट किया गया है ना, तो इस सेल के समांतर क्रम में एक E विद्युत वाहकवल का सेल और जोड़ दिया गया है। तो जो E2 रहा होगा वो एक तरीके से इन दोनों का नेट EMF होगा। भाई जब पहले उसने एक्सपेरिमेंट किया तो उसका विद्युत वाहकवल E था, जब वो दोबारा एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो उस सेल के समांतर में एक E का सेल और जोड़ रहा है। तो अब E नेट आपको पता हो इस कंडीशन के अंदर उसको E2 कहूंगा, तो बच्चों ये भी E ही रहेगा। याद आया कुछ? चैप्टर नंबर 5 याद कीजिए। अगर समान विद्युत वाहकवल वाले सेल समांतर क्रम में जोड़ दिए जाएं तो भी नेट विद्युत वाहकवल उन्हीं के बराबर रहता है। आपको याद होगा शायद सेलों के समांतर क्रम में क्या जो E निकल के आया था, E नेट, वो कुछ ऐसा आया था E1R2 प्लस E2R1 अपॉन R1 प्लस R2। याद है क्या? E0 ये निकल के आया था समांतर क्रम में। और अगर आप यहां E1 और E2 को बराबर मान लेते हो, E मान लो एक मिनट के लिए, जमा के देखना वैल्यू कितनी आती है। E0 ER2 प्लस ER1 अपॉन R1 प्लस R2, ऊपर से E कॉमन आकर के ब्रैकेट बचेगा बच्चों R2 प्लस R1, और नीचे क्या बचेगा? R1 प्लस R2। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, E रहेगा। मैंने ये वहां भी नोट लगवाया है कि यदि समान विद्युत वाहकवल वाले चाहे कितने भी सेल हों, वो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका विद्युत वाहकवल उतना ही रहता है। इस क्वेश्चन पे आते हैं, आज के क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि पहले एक सेल था E विद्युत वाहकवल का, जिसकी लंबाई कितनी मिली? L1। अब आपने दोबारा जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो इस सेल के समांतर क्रम में एक सेल और जोड़ दिया है जिसका विद्युत वाहकवल कितना है? E के दो समांतर क्रम में है ना, E2 मान लिया। नई लंबाई कितनी होगी वो मुझे निकालनी है। मैंने कहा था ना 4 आंकड़ों में से 3 आंकड़े देगा, 14 आंकड़ा पूछेगा। हम सूत्र क्या जानते हैं भाई संतुलना वाला, कि चूंकि सूत्र है हमारे पास E1 अपॉन E2 बराबर L2 अपॉन L1। सॉरी गलत लिख दिया भाई, L1 अपॉन L2। तो पहले तो आप L2 निकालना है, तो L2 का सूत्र बनाइए। सूत्र कैसे बनाओगे? L2 को ऊपर लोगे, ये स्टेप घूम के ऊपर चला जाएगा, तो थोड़ा बुद्धि का उपयोग करें अपनी का। L2 बन जाएगा बच्चों मेरे हिसाब से तो E2 बटे E1 इंटू L1। समझ में आया? इसमें सारी वैल्यूज पुट कर दो। L2 तो फाइंड आउट करना है, E2 की वैल्यू कितनी है? E, और E1 की वैल्यू कितनी है? E, और L1 की वैल्यू है कैपिटल L। E ने E को मार दिया, तो जो लंबाई निकल करके आएगी वो L ही रहेगी, और होनी भी चाहिए। अरे जब सेल का विद्युत वाहकवल ही नहीं बदला तो संतुलन लंबाई भैया क्यों बदलेगी? उस पर क्या प्रभाव आए? कोई इफेक्ट नहीं आएगा।
समझ में आया? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अच्छा, अगर ये समांतर क्रम ना होकर श्रेणी क्रम होता तो कुछ आंसर परिवर्तित हो सकता था। अगर बच्चों ये श्रेणी क्रम होता तो E2 की वैल्यू 2e आती, और E2 की वैल्यू जब मैं 2e जमाता तो यहां लंबाई भी 2l हो जाती। थोड़ा सा अंतर है, ध्यान से देखना, ठीक है? क्वेश्चन नोट करो, चलो जल्दी से। बहुत अच्छा छोटा सा क्वेश्चन है, अक्सर बोर्ड में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो भाई, आ तो कुछ लगता है खैर पेपर में, पर इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है ना। नोट कर लें, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है? जल्दी नोट करिए। अगला क्वेश्चन, इसके बेस से जो क्वेश्चन है वही लेते हैं, ये लेते हैं। चलो अपन बात करते हैं बच्चों न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 8 की। कर लिया सबने? ढंग से लिख लेना भाई। क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर बच्चों 135, आंकिक प्रश्न नंबर 8, पेज नंबर 135। करें ना? चलिए देखिए, लिख लेना शांति से, स्क्रीन पॉज करके लिख लो, नहीं तो बाद में लिखना, कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन पढ़िए आप। बेटर होगा कि वीडियो पॉज करके पहले आप पढ़ें, आप समझें इस क्वेश्चन को। मैं समझाऊंगा तो हो ही जाएगा भैया, तो स्क्रीन पॉज कर दो, है ना, और ये क्वेश्चन खुद समझें, पढ़ें और उसे करने का प्रयास करके देखें एक बार कि एक्चुअल में मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। क्योंकि मैं समझा दूंगा, उसके बाद आपका क्या रोल रहा, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। विभव मापी के एक प्रयोग में 2.25 वोल्ट विद्युत वाहक का एक सेल का वोल्टेज दिया हुआ है E के लिए संतुलन लंबाई 4.25 मीटर प्राप्त होती है। उसके लिए L दे रखा है, E दे रखा है, और उसके अकॉर्डिंग संतुलन लंबाई L दे रखी है। एक अन्य सेल के लिए संतुलन लंबाई 6.80 है, दूसरी L2 दे रखी है भैया। तो दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल कितना आएगा? समझ में आया? पहले सेल का विद्युत वाहक बल दिया हुआ है, उसकी लेंथ दी हुई है, दूसरे की लेंथ दी हुई है, उसका विद्युत वाहक बल वो आपसे जानना चाह रहा है। चलो ट्राई करते हैं कैसे। विभव मापी के प्रयोग में 1.25 वोल्ट विद्युत वाहक बल का एक सेल का विद्युत वाहक बल E1 दिया हुआ है बच्चों, कितना? 1.25 वोल्ट, और जो संतुलन लंबाई है उसकी L1 वो है 4.25 मीटर। क्लियर है? विभव मापी के प्रयोग में 1.25 वोल्ट विद्युत वाहक बल का एक सेल के लिए संतुलन लंबाई कितनी आ रही है बच्चों? 4.25 मीटर प्राप्त हो रही है, ठीक है? एक अन्य सेल के लिए संतुलन लंबाई आपको L2 दे रखी है भाई। दूसरे सेल की जो संतुलन लंबाई है वो आपको दे रखी है 6.80 मीटर। क्लियर है? उस सेल का विद्युत वाहक बल कितना आएगा? E2 आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। पहले सेल का विद्युत वाहक बल दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग लंबाई दे रखी है। दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल कितना आएगा, जबकि उसकी लंबाई आपको दे रखी है। तो सेम क्वेश्चन है, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है भैया? कि क्वेश्चन है कि सूत्र जो होगा E1/E2 इज इक्वल टू L1/L2 होगा। हमें क्या चाहिए? E2। तो पहले अच्छा होगा कि E2 का सूत्र बना लें, घुमा फिरा के अपने हिसाब से सेट कीजिए आप, तो आप पाओगे कि E2 का सूत्र तो निकल के आएगा L2/L1 इंटू E1। बहुत अच्छा, इसमें सारे मान जमा दीजिए। E2 हमें निकालना है, L2 कितना है? 6.80, L1 कितना है? 4.25, और E1 कितना है बच्चों? 1.25। सॉल्व करियो, कितना आंसर आ रहा है? देखो ये पॉइंट से पॉइंट खो गए सब, कितना बचा? 680, और नीचे कितना बचा? 425, ठीक है ना? तो 50 से तो नहीं कट रहा है। ऐसा करो, चलो कैसा करें, क्या ठीक रहेगा? काटिए आप, देखो सुनो, इस पॉइंट से आप ये पॉइंट काटो पहले तो, ठीक है ना? और 25 से काटो, 25 से कम 25, 42 में से 25 गए तो बचेंगे आप कितने? 17।
सही है 17, 175 हो गए और 25 सत्ते 175, 17 बार कट गया 25 से, और ये 25 से कितनी बार जाएगा 5 बार। यहाँ तक समझ में आया। गुणा करो कितना आ रहा है 5 से, 0, 8 45 की 0 हासिल 4, 6 पंजे 30 और 4 34, 2 अंक के बाद पॉइंट बटे 17। तो जो E2 निकल के आया वो आया 2 वोल्ट। मतलब जो दूसरा सेल है, 2 वोल्ट आंसर है ना भाई, बिल्कुल सही है। जो दूसरा सेल है उसका विद्युत भागफल कितना रहा होगा, 2 वोल्ट रहा होगा। कहानी समझ में आई सबको एकदम, है ना। तो आप इसको नोट करिए। चलो जल्दी से दोनों क्वेश्चन नोट कर लो, आप स्क्रीन पॉज कर लो, भले से चालू रख लो, जो तुम्हारी चालू रख लो। चलो नोट करो समझ के दोनों क्वेश्चन में वैसे कोई दम नहीं है, वैसे देखा जाए तो बहुत हल्का क्वेश्चन है ना, फिर भी पेपर में पूछ लिया जाता है। नोट करो जल्दी। ठीक है, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। चलो ना, साफ कर दें इसको भाई। ये तो लिख लिया होगा आपने पहला, तो इसको इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर 135 पर पढ़िए। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है भाई, इंपॉर्टेंट क्लिक कर लेना। क्वेश्चन अच्छा है ना। ऑब्जेक्ट, ये जो न्यूमेरिकल है आपका आंकिक प्रश्न है 10वां, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पढ़िए। बहुमापी प्रयोग में E1 तथा E2 विद्युत वाहक बल, और ब्रैकेट लिखा हुआ है कि E1 ज़्यादा है E2 से, के 2 सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। मतलब अब की बार वो क्या कर रहा है, जब वो बहुमापी का एक्सपेरिमेंट कर रहा है ना, तो द्वितीयक परिपथ में 2 सेल लिए हैं उसने। एक का विद्युत वाहक बल कितना है E1 और एक का कितना है E2। E1 ज़्यादा है किससे, E2 से। दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ रहा है बच्चों। तो उसने देखा कि संतुलन लंबाई 60 सेंटीमीटर प्राप्त हुई। मतलब जब उसने 2 सेल थे मेरे पास, मान लो ये द्वितीयक परिपथ वाली कहानी बना रहा हूँ, E1 और E2। एक E1 है और एक कितना है E2। इस कंडीशन में तो संतुलन लंबाई कितनी मिली उसको, 60 सेंटीमीटर। आगे क्वेश्चन पढ़िए। बहुमापी प्रयोग में E1 व E2 विद्युत वाहक बल, ब्रैकेट में है E1 ग्रेटर देन E2, के 2 सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर संतुलन लंबाई 60 सेंटीमीटर प्राप्त होती है। यदि कम वोल्टता के सेल के टर्मिनल को उल्टा कर दिया जाए, अगर मैं रखूं तो श्रेणी क्रम में ही, कम वोल्टता को मतलब E2 को उल्टा कर दूं, मतलब यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, इस तरीके से जोड़ दूं अगर इनको मैं ना, तो संतुलन लंबाई है वो 20 सेंटीमीटर हो जाती है। E1 E2 को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो 60 मिली है। कम वोल्टता वाले सेल को उल्टा कर दूं तो संतुलन लंबाई 20 सेंटीमीटर हो जाती है। सेल के विद्युत वाहक बल का क्या अनुपात होगा, मतलब E1 बटे E2 की वैल्यू मुझे निकालनी है। ध्यान से देखो, आप समझो एक बार। 2 कंडीशन है, तो किसी एक को मैं E1 नाम देता हूं, एक को L1, E2 L2, उसी डिजाइन क्वेश्चन है। समझने वाली बात क्या है बच्चों कि E1 और E2 श्रेणी क्रम में है। मतलब इस कंडीशन में जो नेट विद्युत वाहक बल होगा ना बच्चों, वो होगा E1 प्लस E2। कहने का मतलब जब विद्युत वाहक बल E1 प्लस E2 है तो लंबाई कितनी काम में लोगे, 60। फिर इस कंडीशन में पता है विद्युत वाहक बल कितना आ जाएगा, E1 माइनस E2। सोचो आप ध्यान से, ये सेल उल्टा जोड़ा है ना आपने, यहां तो दोनों सपोर्ट कर रहे हैं तो बैटरियां जुड़ जाएंगी आपस में, और यहां बैटरियां अपोज कर रही हैं, तो ज्यादा में से कम घटाना होगा। E1 ज्यादा है इसलिए मैंने E1 माइनस E2 लिखा है। E2 ज्यादा होता है बच्चों तो E2 माइनस E1। जब ये विद्युत वाहक बल काम में लोगे तो लंबाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर। कहने का मतलब आप क्या मानते थे पहले विद्युत वाहक बल को E1, अब चूंकि E1 तो यहां पर है ऑलरेडी काम में संख्या ली हुई है, तो आप उस विद्युत वाहक बल को E1 डैश कह दो। पहली कंडीशन में जो विद्युत वाहक बल है नेट, वो कितना है बच्चों, E1 प्लस E2। ये समझ में आया कि नहीं आया। अरे E1 और E2 के 2 सेल श्रेणी क्रम में है तो नेट EMF कितना आएगा, E1 प्लस E2 नेट EMF पहली कंडीशन का। और उस कंडीशन में लंबाई कितनी है बच्चों, 60 सेंटीमीटर। समझ में आया। दूसरी कंडीशन का जो नेट विद्युत वाहक बल है, मैं पता है ना E1 डैश क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि E1 E2 आप काम में ले चुके हो के बाद, वो होगा बच्चों E1 माइनस E2। और इसमें जो लेंथ है
वो कितनी है 20 सेंटीमीटर। ये खेल समझ में आया कि नहीं आया आपको? ढंग से देख लो। दो सेल श्रेणी क्रम में थे E1 और E2 वैल्यू के, E1 ज़्यादा है E2 से, तो लंबाई कितनी आई 60 सेंटीमीटर। तो जब विद्युत भागफल आप E1 प्लस E2 काम में ले रहे हो तो वोल्टेज कितना काम में लोगे बच्चों आप, सॉरी लंबाई कितनी काम में लोगे 60। फिर आपने एक को उल्टा कर दिया, किसी एक को उल्टा कर दिया, किसी एक को नहीं, कम वोल्टता वाले को। कम कौन सी है? E2, तो E2 माइनस में आ गया, E1 माइनस E2। तो आप लंबाई कितनी काम में लोगे 20 सेंटीमीटर। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है पता है? E1 बटे E2 की वैल्यू आपको निकालनी है। इसमें क्या है, सूत्र लगाएं कि पहली कंडीशन का नेट विद्युत भागफल, और हमेशा तो मैं E1 E2 कहता हूं उसको, क्योंकि मैं E1 E2 मानता हूं। अब के बार मैंने E1 डैश बटे E2 डैश जो माना है, क्या वो L1 बटे L2 रहा होगा? हाँ या ना? सारी वैल्यू जमाओ, अपने आप उत्तर दिख जाएगा। E1 डैश की वैल्यू है बच्चों E1 प्लस E2, और E2 डैश की वैल्यू है E1 माइनस E2 बराबर 60 बटे 20। हाँ या ना? ये कट गया, 2 से काटूंगा कितनी बार इसको, क्या मैं 3 बटे 1 लिख दूं, है ना बच्चों? और वज गुना कर लो, इसमें क्या है, क्वेश्चन आ गया। वज गुना करते ही आ जाएगा 3E1 माइनस 3E2 इज इक्वल टू E1 प्लस E2। अब यहाँ से आपको E1 बटे E2 निकालना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। E1 भाई साहब को इधर बुलाओ, 3E1 में से E1 गया तो बचेगा बच्चों 2E1, और 3E2 भाई साहब को उधर ले जाओ, प्लस का हो जाएगा, और 1E2 पहले से बटा हुआ है 4E2। आपको क्या चाहिए? E1 बटे E2, तो E1 के नीचे ले लो E2 को, तो 4 के नीचे क्या आ जाएगा 2। तो जो E1 बटे E2 निकल करके आया, कितना आया बच्चों? 2:1। क्लियर है? तो जो सेल हैं, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, ना कोई कैलकुलेशन है। समझने वाला विषय अगर इस क्वेश्चन में कुछ है बच्चों, तो वो ये है कि इस कंडीशन में नेट विद्युत भागफल आपको E1 प्लस E2 लेना है, और यहाँ E1 माइनस E2 लेना है। जब E1 प्लस E2 लोगे तो लंबाई 60 होगी, इसमें कितनी होगी 20। ये जो वैल्यू जमाने वाला मैटर है, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए ढंग से। क्लियर कहानी यहाँ तक? ठीक है, नोट कर लो। काफी अच्छा क्वेश्चन है एकदम, बिल्कुल इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, नोट करो। चलो ठीक है ना, ढंग से नोट कर लो पूरा अच्छे से। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन हो गए हमारे पूरे इस टाइप के। तो ठीक है, अब हम नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन लें? क्वेश्चन नंबर, चलो ये साथ में ये ले लेते हैं आज, न्यूमेरिकल 6 ले लें। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ना। अभी टाइम बचा हुआ है अपने पास, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलो लास्ट, लिख लिए होंगे आपने, है ना? स्क्रीन पॉज करके लिख लेना भाई, ठीक है ना? आगे देखो, चलो बात करते हैं न्यूमेरिकल कौन सा 6, क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 135। और ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। न्यूमेरिकल क्या है देखे ध्यान से। व्हीटस्टोन सेतु की भुजाओं में प्रतिरोध चित्र में दर्शाया गया। एक डायग्राम बना दूं पहले, तब समझेंगे आगे। तो व्हीटस्टोन जानते हो ना, व्हीटस्टोन नामक वैज्ञानिक था। उसने एक वर्ग लिया, उसकी भुजाओं पर उसने 4 प्रतिरोध जोड़ दिए थे, याद है ना? ऐसा कुछ। तो ये भाई साहब बन गया हमारा व्हीटस्टोन। इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C, इसका नाम D। यहां जोड़ दिया आपने एक गैल्वेनोमीटर, ठीक है। उसके बाद यहां आपने एक जोड़ रखा है रेजिस्टेंस। इनकी वैल्यूज हैं, ये 100 ओम है, ये बच्चों 10 ओम है, ये बच्चों 5 ओम है, ये 100 ओम है 100, और ये है बच्चों X। और इस तरीके से कनेक्ट है बैटरी एंड की, ठीक है। ई विद्युत भागफल की, ये की ऑन है तो करंट इस तरीके से इसमें फ्लो हो रहा है। ये डायग्राम इसने बना के दिया है भाई, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हीटस्टोन सेतु की भुजाओं में प्रतिरोध चित्र में दर्शाए गए हैं।
ठीक है। चित्र में x का मान कितना होना चाहिए कि व्हीटस्टोन सेतु संतुलन में हो जाए। बच्चों यहां हमें x की वैल्यू निकालनी है, x की क्या वैल्यू होगी ताकि व्हीटस्टोन संतुलन में हो। कुछ याद आया कि व्हीटस्टोन सेतु कब संतुलन में होता है? जब धारामापी में विक्षेप कितना आता है? 0। तो कहना चाह रहा है कि x का वो मान ज्ञात करो जिसके लिए विक्षेप कितना हो, यहां 0। और जब सेतु संतुलन में होगा बच्चों तो P/Q बराबर R/S होगा, हाँ या ना? तो P कितना है यहां पर? यहां पहले आंकड़ा लिख लीजिए आप, याद करो। इस भुजा के प्रतिरोध को आप P कहते थे, तो इस भुजा पर तो 100 ओम का एक ही प्रतिरोध है, तो P की वैल्यू है बच्चों 100 ओम, सही है। इस भुजा के प्रतिरोध को आप Q कहते थे, तो Q की वैल्यू है बच्चों 10 ओम। इस भुजा के प्रतिरोध को आप क्या कहते थे? R। अब सोचिए ध्यान से, R की वैल्यू कितनी होगी? इस भुजा पर तो 100 और X समांतर क्रम में है, और जब दो प्रतिरोध समांतर क्रम में हो तो शॉर्टकट से कर लो, बोले ऊपर गुणा नीचे योग, या जैसे भी आपको याद हो। 100 और X का जो समांतर क्रम का नेट आंसर आएगा वो होगा ऊपर गुणा 100x और नीचे योग, मतलब 100 प्लस x, PQR। और जो S की वैल्यू होगी वो होगी 5 ओम। क्लियर है? ये समझ में आया कि नहीं आया? आपने व्हीटस्टोन देखा, व्हीटस्टोन की भुजाएं देखी, और उन भुजाओं से आपने P, Q, R और S, P, Q, S तो सिंपल थे, R में मुझे थोड़ा सा सोचना था कि 100 और X समांतर में है, तो ऊपर गुणा नीचे योग वाली विधि से मैंने R निकाल लिया। इसने कहा है कि भाई संतुलन में है, और संतुलन में है तो सूत्र क्या कहता है? P/Q बराबर R/S। ये सारे आंकड़े इसमें पट कर दो। P की जगह कितना आएगा? 100। Q कितना आएगा बच्चों? 100x बटे 100 प्लस x, PQ। अरे गलत लिख दिया यार, P के नीचे Q आएगा, तो P कितना है? 100, Q कितना है? 10, 100 बटे 10। और R के नीचे आएगा S। R कितना है बच्चों? 100x बटे 100 प्लस x, और इसमें नीचे कितना आ जाएगा? 5। क्रॉस सॉल्व कितना आएगा? देखो इस 100 ने 100 मार दिया, और 5 से 10 कितनी बार कट गया? 2 बार। वजगुना कर लो, उत्तर आ जाएगा। वजगुना करोगे तो ये आएगा बच्चों 100 प्लस x बराबर 2x, तो x आएगा 100। तो व्हीटस्टोन अगर आपको संतुलन में रखना है तो यहां x की वैल्यू होनी चाहिए बच्चों कितनी? 100 ओम। क्लियर है एकदम? बिल्कुल ठीक है। आराम से स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो। इस वीडियो में हम यहीं तक देखेंगे, बाकी अपन देखेंगे अपनी अगली वीडियो। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। नोट करो चलो इसको।